बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और इसमें हम बात करेंगे मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एट ज्योमेट्री, जो हमारा पेपर है उसका जो यूनिट 4 है, जिसके अंतर्गत हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए हम बात कर रहे थे। उसमें ही हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना भी सीख रहे थे, तो उसी का ही एक और लेक्चर है और इसमें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल पर बात करेंगे जो कि केस नंबर 6 पर हम बात करने वाले हैं। यानी कि केस नंबर 5 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो केस नंबर 6 की अब यहां से शुरुआत होती है। ठीक है, देखो यह बात हम समझ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है जिसमें अगर राइट हैंड साइड साइन ax हो या कॉस ax हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम कैसे प्रोसेस करते हैं। लेकिन वहां पर मैंने एक बात कहा था कि अगर हमारे पास जो डी स्क्वायर है, मैंने ये बात बोला था कि अगर हमारे पास cos ax है या फिर sin ax है तो उस सिचुएशन में हम कैसे इन क्वेश्चन से डील करते हैं। लेकिन मैंने वहां पर यह बात बोला था कि अगर कब, जब हमारे पास f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 हो, मैंने ये बात बोला था, तब इस सिचुएशन में हम अपने उस प्रोसेस को अप्लाई करते थे जो कि केस नंबर 2 में आई थिंक पढ़े थे या फिर केस नंबर 3 में आई थिंक पढ़े थे। ठीक है, ये बातें आप सभी को मैं बता चुका हूं। लेकिन अगर ऐसा केस अराइज हो जाए जिस केस में हमारे पास f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिलने लग जाए, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसी के लिए हम इस लेक्चर में बहुत सारी चीजों पर बात करने वाले हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना डिफरेंस अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोगों को अब इस लेक्चर में सभी चीजों को समझना आसान होगा। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दिया गया है तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे और साथ ही साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। तो अब इसको समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इतनी चीजों को जो मैंने लिखा है इसे पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद आप सभी को इस पर बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास e रेज़ टू द पावर आई ax जो होता है उसके लिए फार्मूला होता है cos ax प्लस आई sin ax होता है। ठीक है, अगर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो इस बात का ध्यान रख लीजिए कि ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, आप सभी को जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ग्रेजुएशन के अंतर्गत तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा यूलर्स फार्मूला, बहुत सारी चीजों पर बात करना पड़ेगा तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक फार्मूला है। अब देखो हम क्या करते हैं, अगर इसका हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना चाहते हैं, अगर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू द पावर आई ए एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ध्यान से सुनना, चीजों को बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा देता हूं तो ध्यान से सुना करो। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास cos ax मिला, i sin ax मिला, क्योंकि हम इसका अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना चाहते हैं यानी कि इसका हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो अब देखो इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है और ये क्या है, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ cos ax निकालना पड़ेगा एंड प्लस हमें निकालना पड़ेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ आई साइन ax का निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हमें इसका और इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो यानी कि इसका पर्टिकुलर हमें पता होना चाहिए या फिर हम निकाल सकें। ठीक है, तो समझने का प्रयास करिएगा, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो अगर हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना चाहते हैं, समझना इस बात को अगर समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ cos ax अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये तो हमारे पास रियल पार्ट है, तो इसका जब हम रियल पार्ट का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो इसका भी वैल्यू मिल जाएगा। कंपेयर कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, जैसा कि आप सभी लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत करते होंगे। ठीक है, जो कि आप इंटर में पढ़े होते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ cos ax अगर हम निकालना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, रियल, देखो लिखा है मैंने, रियल पार्ट ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर ई रेज़ टू द पावर आई ए एक्स का हमें वैल्यू पता करना होगा। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड, ठीक है, ये फाई नहीं लिखा गया है, ये एंड है। ठीक है, एंड अगर हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल पता करना है, एक्चुअली यहाँ पर आई हटा दिया जाता है, इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट बनता है तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स, यानी कि हम क्या करने वाले हैं, इमेजिनरी पार्ट का अगर हम निकालना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट
ऑफ पी आई फॉर ई रेज टू द पावर आई ए एक्स का हमें कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, अगर इतनी बातें आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है। तो अब यहां पर देखो, यही बात मैंने यहां पर लिख दिया है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में बी की जहां पर, जैसे ये वाला पोर्शन है, वहां पर अगर साइन ए एक्स लिखा गया हो, कॉस ए एक्स लिखा गया है, ए हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है cos ax का, तो हम क्या करेंगे, हम e रेज टू द पावर आई ax का हम रियल पार्ट उठाएंगे और उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। अभी एग्जांपल के सहायता से मैं सब कुछ समझा दूंगा। sin ax का अगर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा तो हम इमेजिनरी पार्ट को उठाएंगे, यानी कि यहां पर sin ax के केस में इमेजिनरी पार्ट का केस बनेगा। समझने का प्रयास करिए। अगर देखो, इस बात का भी ध्यान रखो क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। अगर sin ax लिखा गया है, ठीक है, और 1/d² प्लस a² लिखा गया है, तो उस केस में हमारे पास यही वैल्यू आना चाहिए -x/2a cos x। एंड अगर 1/d² प्लस a² cos ax लिखा गया है तो उस सिचुएशन में +x/2a sin ax आना चाहिए। अब ये क्या बात बोली गई है, इसको अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो अब हम एग्जाम्पल की सहायता से इन सभी चीजों पर बात करते हैं। तो ये रहा हमारे सामने एक एग्जाम्पल और इसका हमें क्या पता करना है, सोल्यूशन पता करना है। तो अगर हमें इसका सॉल्यूशन पता करना है तो समझने का प्रयास करिए। एक्चुअली अब गर्मी बढ़ गई है ना, तो पसीने हो रहे हैं और फैन तो चला भी नहीं मिलता है आप सबके लेक्चर की वजह से। तो चलिए ध्यान दीजिए, अगर हमें इसका पूरा सॉल्यूशन पता करना है तो हमें पहले क्या पता करना पड़ेगा, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कैलकुलेशन करते हैं। तो दी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इस केस में हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, d² प्लस a² इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो d² इज इक्वल टू -a² हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या लिख देते हैं, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर यानी कि -1 होता है एंड इंटू a²। तो ओवरऑल भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि आयोटा a का होल स्क्वायर हमारे पास है। ठीक है, d² का वैल्यू, यानी कि यहां से यह बात पता चल रही है कि हमारे पास जो d के दो रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, d इज इक्वल टू, एक तो प्लस आयोटा a मिलेगा, एक माइनस आयोटा a मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए तो ये दोनों ही जो हमारे पास रूट्स हैं ये डिफरेंट रूट्स हैं और साथ ही साथ क्या है, ये हमारे पास इमेजिनरी रूट्स हैं। तो इस केस में अगर ध्यान से समझा जाए तो इसे हम समराइज करते हुए अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्लस माइनस आयोटा a। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों को समराइज हमने कर दिया। तो इस केस में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन अगर रियल पार्ट पर बात किया जाए तो हमारे पास क्या है, 0 है। तो इस सिचुएशन में अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना चाहते हैं देन CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलता है e रेज टू द पावर अल्फा x। तो अल्फा की जहां पर हमारे पास 0 है तो 0 इंटू एक्स, एंड हमारे पास क्या होता है C1 cos बीटा x होता है, तो बीटा की जहां पर हमारे पास a है तो ax हो जाएगा, एंड प्लस C2 साइन, और क्या होता है, बीटा x होता है, तो बीटा की जहां पर हमारे पास a है इंटू x होता है। ठीक है, जो टेबल मैंने बनवाया था उसी के बेस पर हम इस चीज का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिए। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो e रेज टू द पावर 0 है, तो 0 का मतलब किसी भी नंबर के पावर 0 मतलब 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, C1 cos ax प्लस C2 sin ax होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन हमें बात करना है कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाएगा। तो बात करते हैं फॉर या फिर नाउ पी आई। तो अगर हम पी आई निकालना चाहते हैं तो इस केस में हमारे पास 1/f ऑफ डी, तो f ऑफ डी की जहां पर हमारे पास क्या है, d² प्लस a², इंटू क्या होता है, इंटू हमारे पास होता है b। तो b का वैल्यू हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में sin ax दिया गया है। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और जितने भी मेथड हम पढ़ चुके हैं उन सभी मेथड को क्या करना पड़ेगा, इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसमें हमें अप्लाई करना है तो आप हर एक केस को अप्लाई करते हुए देख लीजिए, आप किसी भी सिचुएशन में इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन या तो आप इस पर जनरल मेथड अप्लाई कर दीजिए, या तो ये एक सॉल्ट मेथड है जिसको अप्लाई करेंगे तो आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर हम जैसे यहाँ पर sin ax लिखा गया है तो इस केस का बनना भी तो चाहिए f ऑफ -a² इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि d² के जहां पर हम क्या रखेंगे, -a² रख देंगे। तो अगर इस सिचुएशन में हम ध्यान से देखा जाए तो अगर d² के जहां पर -a² रखे,
एंड ऑलरेडी प्लस ए स्क्वायर है तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक सब्ट्रैक्शन में है एक एडिशन में है, दोनों बराबर वैल्यूज हैं, तो जीरो का केस बन रहा है। तो एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो यहां पर मिल रहा है। आप चाहे तो एग्जाम में लिख भी सकते हैं, चलो मैं करके भी दिखा देता हूं, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हियर अगर हम बात करते हैं तो एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। हियर एफ ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एफ ऑफ डी, ठीक है, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारे पास है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस ए स्क्वायर रख देते हैं, सॉरी यहाँ पर डी स्क्वायर भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शनल वैल्यू होता है वहाँ पर हम डी स्क्वायर ही लेते हैं, ठीक है। इस केस में जब साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर के यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इस सिचुएशन में क्या मिला, जीरो मिला, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये वाला केस हमारे पास बन रहा है, तो इसलिए हम इस वाले पोर्शन का उपयोग कर सकते हैं। नाउ तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पी आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू हमारे पास होगा, चूंकि साइन ए एक्स का केस बन रहा है तो इसलिए हमें इमेजिनरी पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, चलो, पी आई ऑफ किसका, 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स का अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इमेजिनरी पार्ट को उठाना पड़ेगा, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ पी आई ऑफ क्या लेना पड़ेगा, हमें ई रेज टू द पावर आई ए एक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बातें अगर आप लोग समझ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब चलो इसके अगले स्टेप पर हम बात करते हैं, चलो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, मैं इधर थोड़ा ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, अब ये इमेजिनरी पार्ट तो आपको हर लाइन में लिखना पड़ेगा, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ पी आई, या फिर ऐसे इसे हटा देते हैं ना, अब हम डायरेक्ट इसका एक्सप्रेशन लिख देते हैं, 1 हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अगर ध्यान से देखा जाए समझने का प्रयास करिएगा, 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो मैं फार्मूला बताया हूं उसको रख दीजिए। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, कॉस ए एक्स एंड प्लस आई साइन ए एक्स है, ठीक है। आई होप वहां तक आप सभी को स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, ठीक है। अब इसके अगले स्टेप पर हमें बात करना है, तो एक काम करता हूं, मैं इसे इरेज करता हूं, थोड़ा फैन में चला लेता हूं, उसके नीचे बैठ लेता हूं, थोड़ा बहुत ज़्यादा पसीना हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। इतनी बातें समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन इरेज कर दिया क्योंकि उसकी हमें आवश्यकता नहीं थी, हम इसी लाइन से ही शुरुआत कर सकते हैं अपने काम को, वो एक एक्स्ट्रा लाइन था जो कि बस समझने के लिए था, ठीक है। अब चलो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिख ही देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हर एक स्पेस आप सभी के लिए जरूरी ही है। तो इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ व्हाट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल दिया गया है वो ये दिया गया है, ठीक है। तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड हमें किसका निकालना है, अब यहां पर हमें इसका निकालना होगा, ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अगर ये लाइन समझ जा रहे हैं तो अच्छी बात है क्योंकि यही हमें मेन काम करना है। अगर ये लाइन आप समझ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है। जब साइन ए एक्स होगा तो उस केस में हम इमेजिनरी पार्ट को लेंगे, जब हमारे पास कॉस ए एक्स होगा तो उस केस में हम रियल पार्ट को लेंगे, ओके। अब चलो हम इसके अगले स्टेप पर बात करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि हमें क्या करना पड़ता है। अब देखो हम जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ई रेज टू द पावर ए एक्स वाला केस जब भी होता है तो उसमें दो प्रकार के केसेस बनते हैं, एक नॉट इक्वल टू जीरो बनता है, एक इक्वल टू जीरो बनता है। तो इस केस में हमारे पास इक्वल टू जीरो बनेगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी साइन ए एक्स जो है वह इसको जीरो बना दे रहा है, ठीक है। तो इस केस में जीरो का केस बनेगा। तो उस सिचुएशन में हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, पिछला लेक्चर आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब उसी प्रोसेस को हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बस हम लिख रहे हैं, इसका हम कुछ खास उपयोग नहीं करेंगे और इसका हम लास्ट में उपयोग करेंगे। ये सेंटेंस से आप डरिएगा मत, आप इसको बस सॉल्व करना है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, हमें इमेजिनरी पार्ट निकालना है किसका, तो यहाँ पर इसको हम तोड़ देते हैं क्योंकि ई रेज टू द पावर आई ए एक्स का जब केस बन रहा है तो यानी कि ये हमारे पास जो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा गया इसे हम तोड़ सकते हैं डी प्लस आयोटा ए में और डी माइनस आयोटा ए में, ठीक है, क्योंकि यही तो दोनों रूट्स थे इसके, और इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा ई रेज टू द पावर आई ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। और जब जीरो का केस बनता है, जब हमारे पास
ई रेस टू द पावर ए एक्स लिखा रहता है और उस सिचुएशन में अगर हमारे पास ये वाला जो ए होता है अगर वह इसके किसी भी पार्ट को जीरो बनाता है यानी कि वैनिश करता है तो उसमें हम इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं और जो वैनिश नहीं होता उसी में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये बात हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल के तौर पर भी हम समझ चुके हैं। तो आइए अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 उस वाले पार्ट में हमें आई ए एक्स रखना पड़ेगा जो वैनिश नहीं होता है। तो डी के जहां पर आई ए एक्स रखेंगे तो यहां पर भी आई ए रखेंगे, आई ए रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा आई ए प्लस आई ए, ठीक है, आई ए मतलब क्या, आयोटा ए, ठीक है, और डी माइनस आयोटा ए वैसे ही रहेगा एंड ई रेज टू द पावर आई ए एक्स हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, 1 तो इंट्रोड्यूस हो जाता है ना, ये बात आप सभी को पता ही होगी। तो यहां पर आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो आप क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका लेने वाले हैं, इसे हम पहले समराइज कर देते हैं। यहां पर हो जाएगा हमारे पास 2 आयोटा ए एंड क्या मिलेगा, डी माइनस आयोटा ए, ठीक है, ये मिल जाएगा। एंड यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा, यहां पर हमारे पास आयोटा ई रेज टू द पावर आयोटा ए इंटू एक्स इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ व्हाट। अब यहां पर हम क्या करते हैं, 1/2 आयोटा ए को बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये अब गेम में हमारे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और इस सिचुएशन में जब हमारे पास 1 का इंट्रोडक्शन हो जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, ई रेज टू द पावर आई ए एक्स को क्या करेंगे, बाहर लेकर आएंगे, यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आएंगे। तो हमने लिख दिया। और इस केस में जब हम इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करते हैं या फिर इंटरचेंज करते हैं तो ये जो हमारे पास वैल्यू होता है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आता है। और वह बदलाव क्या होता है कि हमारा जो डी लिखा गया है उसकी जहां पर डी प्लस ए रखा जाता है तो आयोटा ए आ जाएगा एंड माइनस आयोटा ए आ जाएगा। पिछला लेक्चर देखे होंगे तो वैसे भी आप लोग इस बात को समझ जा रहे होंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर तो कुछ कैंसिल आउट होने वाला नहीं है तो ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स अपॉन में 2 आयोटा ए रहेगा ही रहेगा। एंड यहां पर हमारे पास आयोटा ए से आयोटा ए कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, 1/d ऑफ 1, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर हमारे पास केवल d मिलता है तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, अगर 1/d मिलता है तो हमें एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करिएगा। आप सभी को वैसे पता ही होगा क्योंकि अगर आप लोग पिछले लेक्चर को देखे होंगे तो इन सभी चीज़ों पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ओके, आइए बात करते हैं, ई रेज टू द पावर आयोटा ए एक्स अपॉन में 2 आयोटा ए एंड यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हम अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं क्योंकि यहाँ से अब इस पार्ट का हम उपयोग करेंगे जो कि हमारा गेम का मेन लीडर बनने वाला है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब ध्यान दीजिए यहां पर ई रेज टू द पावर आयोटा ए एक्स और मैंने आप सभी को इसके लिए फार्मूला बताया है, क्या फार्मूला बताया है कि हमारे पास होता है कॉस ए एक्स एंड प्लस आयोटा साइन ए एक्स होता है, ठीक है। और मैं आप सभी को बताया हूं कि अगर हमारे पास राइट हैंड साइड साइन ए एक्स बना है यानी कि अगर हमारे पास b का वैल्यू साइन ए एक्स है तो मैंने ब्लू कलर में आप सभी को पिछले वाले पॉइंट में लिखवाया था कि अगर 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स लिखा गया है तो उस सिचुएशन में -x/2a cos ए एक्स हमें लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए अब यहां से हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे प्रोसेस करेंगे, समझने का प्रयास करिए। क्या करते हैं, आयोटा से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ आप सभी के एक्सपीरियंस के बेस पर होगा तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज बढ़ा दिया गया है, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉस ए एक्स एंड यहाँ पर आयोटा का क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे एंड प्लस यहाँ पर आयोटा से डिवीजन होगा तो आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास, साइन ए एक्स। ओके, आइए नेक्स्ट स्टेप पर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब क्या लेने वाले हैं, 1/2a इंटू एक्स। अब देखो इसमें अगर हमें इमेजिनरी पार्ट का कैलकुलेशन करना है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर आयोटा हम रेयर केस में डिवीजन में देखते हैं, अधिकांश केस में क्या करते हैं हम उसे ऊपर देखते हैं यानी कि नॉमिनेटर में देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवीजन कर देते हैं। तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और आयोटा से जब हम डिवीजन करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा एंड कॉस ए एक्स हो जाएगा प्लस साइन ए एक्स हो जाएगा, ठीक है।
ओके, अब चलो अगले स्टेप पर हम बात करते हैं। अगला स्टेप हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ व्हाट 1/2ax, एंड यहाँ पर हमारे पास अगर इमेजिनरी पार्ट को देखा जाए तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास होता है माइनस, और यहाँ पर होता है आयोटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos ax एंड प्लस sin ax हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें अगर आप लोग समझ चुके होंगे तो अभी आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बात करते हैं। तो अब चलिए अगले स्टेप पर हम बात करते हैं। यहां तक चीजों को समझ चुके होंगे। अब आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि सर जी हम यहां से लेकर यहां तक क्यों आए हैं आखिर। तो समझना इस बात को, देखो यहां पर हमें क्या बात करनी थी, हमें इमेजिनरी पार्ट पर बात करनी थी। ठीक है, और अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर आप लोग कहेंगे कि सर जी इमेजिनरी पार्ट तो यहां पर भी है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन बच्चा लोग यहां पर भी तो फोकस करो, यहां पर भी तो आयोटा एक लिखा गया है, तो उस आयोटा को हमें पहले हटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो ऐसा तो मिटा नहीं सकता मैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस करेंगे ताकि हम अपने एक इमेजिनरी पोर्शन को प्राप्त कर सकें। और जब यहां पर एक इमेजिनरी पोर्शन अब देखने को मिल रहा है तो अब इसका हम उपयोग करेंगे। तो यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, अब यहां पर हम इमेजिनरी पार्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इतना जो हमारे पास पोर्शन लिखा गया है उसका हम इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट कर लेंगे, उठा लेंगे। तो अगर इमेजिनरी पार्ट के लिए बात किया जाए तो 2a इंटू एक्स जो है वो तो हर एक केस में मल्टीप्लाई होगा, हर एक पार्ट में मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2a हमारे पास रहेगा। और चूंकि x जो है उसे भी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो लेट अस सपोज कि हमने उसे ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, और आयोटा एंड माइनस हमारे पास है, तो माइनस ax हमारे पास है ना, तो यहां पर क्या मिल जाएगा माइनस, और यहां पर क्या मिल जाएगा cos ax। बस आपका काम खत्म। यहां पर आपने क्या किया, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लिया। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये हमने क्या किया, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला है। अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ द जनरल सॉल्यूशन इज, हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन अपने पास मिलता है y इज इक्वल टू, पहले क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो फिलहाल मैं इरेज कर दिया हूं, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि हमारे पास मिला था c1 cos ax एंड प्लस हमारे पास मिला था c2 sin ax, एंड हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या मिल रहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल रहा है -x/2a एंड cos ax मिल रहा है। ठीक है, आपको इस बात पर कोई भी संशय तो नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होते हैं, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, चूंकि क्वेश्चन में जो दिया गया था, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो राइट हैंड साइड में sin ax दिया गया था। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ax, तो उस सिचुएशन में समझ लेना कि हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा वो हर बार यही मिलेगा। तो अगर sin ax लिखा गया है, तो अगर a का वैल्यू हम बदलते जाएं, a का वैल्यू 2 रखें, 10 रखें, 100 रखें, तो हर केस में हमारे पास यहाँ पर भी a आएगा और यहाँ पर भी आएगा। अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा और cos 2x मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको एक ट्रिक की सहायता से भी याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और sin ax का केस मैंने बात कर लिया। अगर cos ax की बात किया जाए तो उस पर भी मैं आप सभी को बता चुका हूं कि उस सिचुएशन में हमारे पास x/2a cos ax sin ax मिलता है। ठीक है, समझ गए इस बात को। तो चलो अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जो भी चीज़ें मैंने लिखा है, और इसके अलावा तो और कुछ क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी लेक्चर्स भी काफ़ी बड़े हो चुके होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है 25 मिनट से ऊपर ही हो गया होगा। तो फिलहाल अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और अब ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला जो लेक्चर आएगा वो लास्ट लेक्चर होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें हम बात करेंगे कॉची यूलर इक्वेशन पर। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लास्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगर ना समझ में आया तो फिर से रिपीट कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैं जानता हूँ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसे रिपीट करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग को सब कुछ आ जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।